प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ है उसके आंसर के लेके आ रहे हैं। तो ये जो बोर्ड पेपर 2020 का है ये विश्वसनीय और सटीक आंसर की होगी। आप है इसे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले देखते हैं मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। पहला क्वेश्चन आया था मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। आप चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं अकबर ने इबादत खाने का निर्माण क्यों कराया। तो अकबर ने इबादत का निर्माण है वो धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए कराया, यानी धर्म पर चर्चा करने के लिए उसने इबादत खाने का निर्माण करवाया। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है। वर्तमान समय में एक जगह प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है वो है स्विट्जरलैंड। वहाँ स्विट्जरलैंड के कैंटोनों में वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था पाई जाती है। और सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनगणना वाला प्रदेश कौन है। तो बिल्कुल बहुत ही इजी प्रश्न था। उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनगणना वाला जनसंख्या वाला प्रदेश है, राज्य है। पांचवा क्वेश्चन देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सबसे पहले जो अनुमान है वो किसने लगाए थे। तो वो हमारे ग्रैंड ओल्ड दादा भाई नौरोजी ने लगाया था अनुमान हमारे राष्ट्रीय आय का सबसे पहले। और छठा क्वेश्चन देखें कि भारत में है वित्तीय वर्ष की समयावधि क्या है। तो वित्तीय वर्ष की समयावधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी हर वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है हमारा वित्त वर्ष होता है। सातवां क्वेश्चन देखें नियोजन क्या है। तो नियोजन क्या है। नियोजन वह तकनीक है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का, यानी जो हमारे पास में संसाधन है उपलब्ध है उनका प्राथमिकता के क्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों में अनुकूलतम आवंटन और उपयोग करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। कि हमारे पास नियोजन वो तकनीक है जिसमें हम अपने पास में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग है ऐसे करें कि जो हमारे लक्ष्य हैं वो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाए। साधारण शब्दों में हम इस प्रकार हम कह सकते हैं। आठवां क्वेश्चन देखें मुद्रास्फीति के नियंत्रण का कोई एक मौद्रिक उपाय लिखिए। तो मौद्रिक उपाय क्या हो सकता है कि केंद्रीय बैंक द्वारा, कौन सा केंद्रीय बैंक कौन होती है, रिजर्व बैंक, हम आरबीआई कहते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की मात्रा को हम कम कर दें, केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा कम कर दे तो भी मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी, और या साख की उपलब्धता भी कम कर दें तो भी मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। दोनों में से आपको एक आंसर लिखना था। 9वां क्वेश्चन देखिए भारत में गरीबी का कोई एक आर्थिक कारण लिखिए। गरीबी का आर्थिक कारण, आर्थिक यानी पैसे से संबंधित कारण, तो हम लिख सकते हैं कि आर्थिक पिछड़ापन या निवेश की कमी। ये गरीबी जो भारत में गरीबी का एक मुख्य आर्थिक कारण है। छिपी हुई या प्रश्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी से आपका क्या आशय है। तो व्यक्ति इस बेरोजगारी में व्यक्ति है रोजगार में तो लगा हुआ दिखाई देता है, यानी हमें ऐसा लगता है कि रोजगार तो कर रहा है परंतु कुल उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं होता या बिल्कुल नगण्य योगदान होता है। यदि उस व्यक्ति को उस श्रम से वहाँ से हटा भी दे तो कुल उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यानी रोजगार में लगा हुआ तो है परंतु उसका उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये जो पहले 10 क्वेश्चन थे ये एक नंबर के थे। अगला प्रश्न हम ले 11वां, जो कि 11 से लेकर 19 तक है, वो 2-2 अंक के क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि आप अपने राज्य की विधानसभा हेतु चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस हेतु कौन सी योग्यता आपके अंदर होनी आवश्यक है, लिखिए। तो वो कौन सी योग्यता होगी। तो वो योग्यता होगी कि हम क्या हो, भारत के नागरिक हो। हम क्या होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। हमारी जो न्यूनतम आयु है वो 25 साल की होनी चाहिए। हम कोई भी लाभ का पद धारण किए हुए नहीं हो, चाहे राज्य सरकार के अंतर्गत हो या केंद्र सरकार के अंतर्गत हो। हमें तो न्यायालय के द्वारा दिवालिया या पागल घोषित भी नहीं किया गया हो, ये हमारी योग्यताएं होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा संचालित 4 जल परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो 4 जल परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो बहुत सारी जल परियोजना है, उनमें से हम देखें पहला भाखड़ा नांगल
बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, दामोदर नदी घाटी बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना। तो ये सभी हैं बांध परियोजना, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत संचालित है, उसके अंडर में संचालित है। 13वां प्रश्न पूछा है व्यापारिक फसलें क्या है। बहुत ईजी हैं, 2 व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए। तो आशा करता हूँ आपने आंसर सही दिया होगा। व्यापारिक फसलें क्या, जो व्यापार में काम आती हैं। जैसे हम कह सकते हैं ऐसी फसलें जिनका उपयोग कहाँ किया जाता हो, उद्योगों में। व्यापार तो उद्योगों से ही होता है, तो जिनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता हो उनको हम व्यापारिक फसलें कहते हैं। जैसे गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू है, इनको हम नकदी फसलें भी कहते हैं। इन तिलहन की फसलें हैं वो भी व्यापारिक फसलें भी हैं, ठीक है। तो इनसे हमें तत्काल नकदी प्राप्त हो जाती है, ये व्यापार में काम आती है, उद्योगों में जाती रहती है, ठीक है। वहाँ से माल बनता है, कच्चे माल के रूप में ये काम आती है, इसलिए व्यापारिक फसलें कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 देखिए, धात्विक खनिज क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन। लो धात्विक खनिज के 2 उदाहरण दीजिए। धात्विक खनिज क्या है, तो हम देखें धात्विक खनिज क्या है कि ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा का धातु का अंश पाया जाता हो वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। और धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लौह धात्विक खनिज और एक अलोह धात्विक खनिज। जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है वो लौह धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोयस, कोबाल्ट, टंगस्टन, पायराइट्स, ये सभी लौह धात्विक खनिज है। इनमें से किन्हीं 2 का आपको उदाहरण देना था। क्वेश्चन संख्या 15 देखें, भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में है, इस कथन के पक्ष में कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। तो क्या कारण हो सकते हैं 2, तो संकट में है तो उसका कारण क्या है। संकट में होने का कारण क्या है कि हमारे देश में जो सूती वस्त्र की जो मशीनें हैं और कारखाने हैं वो क्या है, पुराने हैं, पुरानी मशीनें हैं, कारखाने भी पुराने हैं। इस कारण है उत्पादन भारी मात्रा में नहीं हो पा रहा है। दूसरा कारण क्या है कि कृत्रिम रेशों से बने उत्पाद और उत्पादन कि वर्तमान हम देख रहे हैं कि जो रेडीमेड कपड़े हैं, कृत्रिम रेशों के जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आ रहे हैं। उसके कारण से सूती वस्त्र उद्योग भी है वो संकट के दौर में चल रहा है। तो आप इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं, वरना 2 नंबर का क्वेश्चन था, हमें 2 लाइनें ही लिखनी है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं थी। क्वेश्चन संख्या 16 देखें, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की संक्षिप्त में व्याख्या करें। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 क्या थी, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में क्या कहा गया था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करके और शिशु जो मृत्यु दर है उसको 30 से कम करके व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने, परिवार नियोजन को एक जन केंद्रीय कार्यक्रम बनाने के लिए एक नीतिगत ढांचा है वो प्रदान करती है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की व्याख्या कीजिए। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है वो भारत सरकार द्वारा निर्मित है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, और चेन्नई, मुंबई, दिल्ली को जोड़ने वाली, दिल्ली को कोलकाता से, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली एक 6 लेन वाली महाराज मार्गों की एक सड़क परियोजना प्रारंभ की थी भारत सरकार ने। 6 लेन परियोजना है, 6 लाइन, ठीक है ना। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित थे, एक उत्तर दक्षिण गलियारा जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था, श्रीनगर से, उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कौन था, कन्याकुमारी, उसको जोड़ता था। और इस महाराजमार्ग का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत के महानगरों के मध्य की दूरी और परिवहन समय को है न्यूनतम करना। और ये राजमार्ग परियोजना है भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार के क्षेत्र में आता है। ये एक तो उत्तर दक्षिण गलियारा हो गया, एक पूर्व पश्चिम गलियारा हो गया जो गुजरात से उधर कोलकाता है उसको जोड़ता है। हाँ, 18वां क्वेश्चन देखें, सड़क दुर्घटनाओं को रोकथाम हेतु 4 उपाय। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप कुछ भी 4 कारण लिख देते, तो वैसे ये हम कुछ 4 कारण हम देख लेते हैं। पहला कि हमें नशे में वाहन नहीं चलाना चाहिए, जो नशे में वाहन चलाते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो ये है दुर्घटनाओं में रोकथाम होगी। दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दें, या जो 4 व्हीलर है उनके लिए सीट बेल्ट अनिवार्य होना चाहिए, अगर वो नहीं करते हैं तो उन पर क्या होना चाहिए, चालान काटा जाने सख्ती से।
वाहन चलाते समय है मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसकी वजह से ही मारे जाते हैं। और कई बार हम देखते हैं अवयस्क बात से भी हैं, वो वाहन चलाते हैं जिसके कारण भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो जिनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है उन्हीं लोगों को है वाहन चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ये 18वां क्वेश्चन हो गया। 19वां क्वेश्चन ये भी 2 अंक का है। तो प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधर रही है, पक्ष में कोई 2 कारण बताइए। तो काफी इजी क्वेश्चन था। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या बनाया गया था। तो पहला हम देखें कि प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण किया गया। तो ये हमारे घरों में जो वर्तमान में शौचालय बना हुआ है या जिनके नहीं था उनके बना है, तो किस मिशन के तहत बना है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत बना हुआ है। तो उससे है कि जो लोग बाहर जाकर शौच करते थे वो परंपराएं खत्म हुई है। उससे जो स्वास्थ्य की या बात करें स्वच्छता की जो चीज़ थी वो उसमें सुधार आया है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में ठोस और द्रवित अपशिष्ट प्रबंधन भी किया जाता है, यानी कचरे जो ठोस कचरा है उसके लिए अलग डिब्बा रखा जाता है और गीले कचरे के लिए अलग डिब्बा रखा जाता है। तो ये प्रबंध भी किया गया, उससे भी है स्वच्छता में काफ़ी सुधार आया है। अब देखते हैं 20वें क्वेश्चन से हैं 26 नंबर क्वेश्चन तक है, वो 4 अंक है। और पहला क्वेश्चन पूछा है कि गुप्त काल की कोई 4 सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। तो यहाँ इसमें थोड़ा हमें डिस्क्राइब भी करना है, थोड़ा वर्णन भी करना है। तो सबसे पहले देखें तो 4 संस्कृत में हम देखें। सबसे पहले हम बता सकते हैं गणित और ज्योतिर्विज्ञान का विकास हुआ था। गणित में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त ने गणित में बहुत बड़ा योगदान दिया। यहाँ तक कि दशमलव प्रणाली का भी आविष्कार हुआ था। शून्य की खोज हुई थी। अजंता की गुफाएं हम देखें तो निर्माण कला चित्रकला के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध थे। इसके अलावा कुछ मंदिर है या और भी अन्य चीज़ लोह स्तंभ है वो भी गुप्त काल की रचनाएं थी। नाटक और महाकाव्यों की रचना हम देखें, बहुत सारे नाटक है, महाकाव्य ग्रंथों की रचना हुई थी। यहाँ तक उनमें हम देखें कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, ये नाटक है। मृच्छकटिकम, शूद्र का, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त का ये था। और अमर सिंह कोश वो भी गुप्त काल में ही लिखा गया था, व्याकरण पर था। इसके अलावा हम देखते हैं रामायण, महाभारत और मनु संहिता है, वो जो हमें वर्तमान रूप में पढ़ने को मिल रहे हैं उनका संकलन भी गुप्त काल में ही हुआ था। वास्तुकला, धातुकला, चित्रकला का विकास भी हुआ था। वास्तुकला के देखें बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। चित्रकला के रूप में देखें अजंता की गुफाएं, या और धातु कला के रूप में हम देखें तो दिल्ली का लोह स्तंभ, नालंदा की बुद्ध की जो प्रतिमा है तांबे की, सुल्तानगंज में स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा है, ये सब गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। अगला हम देखें क्वेश्चन, बाबर भारत में किन विजयों के लिए प्रसिद्ध है? तो बाबर ने भारत में कौन कौन सी विजय प्राप्त की? तो सबसे पहले देखें और उसने 1527 में खानवा के युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा को पराजित किया था। फिर 1928 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित करके विजय प्राप्त की थी। 1929 में है 28 में चंदेरी के युद्ध और 1529 से इसको करेक्शन कर ले, 1527, 1528, 1529। तो 1529 में घाघरा के युद्ध में उसने अफगानों को पराजित किया था। तो बाबर इन विजयों के लिए भारत में प्रसिद्ध था। इसके अलावा देखें कि जर्मनी के एकीकरण में 22 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो 4 कोई है जर्मनी के एकीकरण से संबंधित कौन कौन सी है बाधाएं थी? तो पहली थी कि जर्मनी की समस्या में हमेशा क्या था? ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया वो हस्तक्षेप करता था। और जर्मन राज्यों में आर्थिक, प्रांतीय, सामाजिक और राजनीतिक असमानताएं थी, उस कारण इसका एकीकरण नहीं हो पा रहा था। इंग्लैंड भी फ्रांस की भांति जर्मनी राज्यों में रुचि बनाए हुए था, यानी फ्रांस जर्मनी में के राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, वैसे इंग्लैंड भी आधिपत्य करना चाहता था। उसने हनोवर प्रांत के बहाने उत्तरी राज्यों में हस्तक्षेप कर रखा था, इस कारण जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। अधिकांश राज्यों की जो सेनाएं थी वो शिथिल सैनिक शक्ति थी, उनके पास में सेनाएं कोई खास मजबूत सेना नहीं थी। और जनसामान्य में यानी जनता में जागृति का अभाव था, इसके कारण एकीकरण नहीं हो पाया। क्वेश्चन संख्या 23 देखें, लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, इसके पक्ष में आप लोकतंत्र के किन्हीं
2 गुणों का वर्णन कीजिए। तो पहला हम गुण देखते हैं कि ये जो लोकतंत्र है वो क्या करता है, सार्वजनिक हित में वृद्धि करता है, यानी उससे सभी सार्वजनिक में सभी का हित होता है। कि प्रजातंत्र शासन का संचालन है जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, यानी जो लोकतांत्रिक शासन किसके द्वारा किया जाता है, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा। तो वे क्या करते हैं, सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के का वायदा लेकर ही तो जनता के बीच में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, और फिर भविष्य में पुनः उन्हें चुनाव लड़ना होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने वादे निभाते हैं और जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। दूसरा हम देखें तो दूसरा जो है वो है इसका कार्य कुशल शासन की। ये जो लोकतांत्रिक शासन में है वो कार्य कुशल शासन पाया जाता है कि लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्य कुशल शासन प्रणाली माना जाता है। लोकतंत्र की कार्य कुशलता के अनेक कारण हैं, जैसे इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती है, यानी जनता के मत के अनुसार बनाई जाती है। जहां जनता का बहुमत है जिस नीति के पक्ष में, वैसे ही नीतियां बनाई जाती हैं। इसको लागू करने में भी जनता का सहयोग मिलता है और लोकतंत्र शासन है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः शासन की कार्यकुशलता को बनाए रखना जरूरी है। अगर जनप्रतिनिधि कार्यकुशल शासन नहीं देंगे तो जनता उन्हें हटा देगी। क्वेश्चन संख्या 24 देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाने वाली किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या अथवा में भी एक क्वेश्चन इसके आया है, वो क्या है, वो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो हम पहला जो अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाने वाली विशेषताएं, तो उसमें हम देखते हैं कि इन जो 4 विशेषताएं उनका वर्णन करना है। कि पहला हम देख रहे हैं कि जो भारत जी की जो राष्ट्रीय आय है या प्रति व्यक्ति आय है उसमें सतत और निरंतर तीव्र वृद्धि होती जा रही है, जो इस बात का प्रतीक है कि हमारी है अर्थव्यवस्था वो विकासशील अवस्था में है, विकास कर रही है। अर्थव्यवस्था की जो संरचना है उसमें भी लगातार परिवर्तन होता जा रहा है, इसका भी आपको वर्णन करना है। सामाजिक आर्थिक आधार संरचना में भी है वो दिनों दिन सुधार हो रहे हैं। समाज शिक्षा है, चिकित्सा का क्षेत्र है वो बढ़ रहा है, लोगों का स्वास्थ्य स्तर सुधर रहा है, ठीक है, लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो भी है सुधर रही है। विदेशी व्यापार संस्था में भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। तो ये बहुत सारे ये 4 जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनका आपको डिस्क्रिप्शन करना था, थोड़ा सा आपको वर्णन करना था। क्वेश्चन संख्या 25 देखें, वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली को हम देखें तो क्या थी, वस्तु विनिमय यानी वस्तुओं का विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु देकर व्यापार करना वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो इस प्रणाली में वस्तुएं और सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के बदले में दिया ही जाता था। कि हमें कोई दूसरी वस्तु चाहिए तो हम कोई वस्तु दे देंगे, कोई सेवा चाहिए तो उसके बदले हम सेवा देकर है ये प्राप्त कर सकते थे। तो ये प्रणाली है अब इतिहास का विषय हो चुकी है, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में मुद्रा प्रणाली है कि हमें कोई वस्तु सेवा चाहिए तो हम पैसे देंगे, हम वस्तु सेवा प्राप्त कर लेंगे। तो उसमें संयोग की स्थिति थी कि हमें जो वस्तु चाहिए दूसरे के पास में ऐसी संयोग की स्थिति होती कि उसे हमारी वस्तु की आवश्यकता होती और हमें उसकी वस्तु की आवश्यकता थी। हम दोनों क्या करते आपस में वस्तुओं का वितरण कर लेते थे, या मुझे उनकी सेवा की आवश्यकता होती या उसे मुझे मेरी सेवा की आवश्यकता होती, तो दोनों सेवा का आदान प्रदान करके इसका एक दूसरे का कार्य निकाल सकते हैं। उसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो इस संयोग के कारण, दोहरे संयोग की स्थिति के कारण ही ये वस्तु विनिमय प्रणाली है वो ज़्यादा नहीं चल पाई थी। 26वां क्वेश्चन देखिए कि आपके अनुसार उपभोक्ता के रूप में आपके कौन कौन से विधिक अधिकार आपको प्राप्त है, किन्हीं 4 के उल्लेख कीजिए। तो उपभोक्ताओं के विधिक अधिकार हम देखें तो पहला है कि परिसंकट में माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। तो ये था, इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा वर्णन करना है। सूचित किए जाने का अधिकार, सूचना दिए जाने का अधिकार भी आपको है, इसका भी आप वर्णन करना है। उचित फॉर्मों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो कंज्यूमर फॉर्म में आप है वहाँ पर अपना पक्ष रख सकते हैं। उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार, यानी उपभोक्ताओं को है सरकार जागरूक करे, उन्हें शिक्षित करे, सामान पर माल पर है बाकायदा है उसकी जो शिक्षा संबंधी उसके उपयोग की पद्धति लिखी हुई होनी चाहिए। और अगर हमारे साथ में षड्यंत्र होता है तो हम कैसे हम भरण पोषण पुनर्भरण करें, उसकी बात, उसका भी ज्ञान या उसकी शिक्षा भी हमें दी जानी चाहिए। अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार। तो इनमें से 4 के 7-8 दे रखे हैं, उनमें से किन्हीं 4 का आपको वर्णन करना
था। तो 27वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लिखा है सीकर किसान आंदोलन पर निबंध लिखिए। और दूसरा जो है वो था निम्न में से किन्हीं 3 पर टिप्पणियाँ लिखिए। तो आप चाहे तो सीकर किसान आंदोलन पर क्वेश्चन आंसर दे सकते थे निबंध लिखकर, या इनमें से किन्हीं 3 पर टिप्पणियाँ कौन कौन से था? सन्यासी आंदोलन, भील विद्रोह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, चंपारण किसान आंदोलन। तो हम इनका जो टिप्पणी वाला है उसका वर्णन हम यह देख रहे हैं कि सन्यासी विद्रोह, ये सन्यासियों के विरुद्ध विद्रोह था। जब 1769 में आए भीषण अकाल पड़ा तो कुछ कंपनी के पदाधिकारियों ने सन्यासियों से भी जबरदस्त कठोरता से कर वसूला, जिसके कारण है उन्होंने क्या किया, धार्मिक यात्रा पर भी है आने का प्रतिबंध लगा दिया था अंग्रेजों ने। तो उसका है सन्यासियों ने विद्रोह किया था। तो इसके आपको लिखना था भील विद्रोह है। भील विद्रोह पश्चिमी तट के खानदेश इलाके में रहती थी। 1812 से 19 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी यानी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। कंपनी के अधिकारियों को माना था कि इस विद्रोह को है पेशवा बाजीराव द्वितीय और उसके प्रतिनिधि त्रिभंग दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। और परंतु वास्तविक कारण क्या था? कृषि संबंधी कठिनाइयाँ और नई जो अंग्रेज सरकार उसका भय था। और अंग्रेजी सेना के अनेक टुकड़े ने इसे दबाने का प्रयास किया था। 1825 में सेवरम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह हुआ। फिर 1831 और 1846 में भी पुनः विद्रोह हुए। श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात करें तो वो पश्चिम भारत के काठियावाड़ प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और बैरिस्टर बन गए यानी वकील बन गए, वकालत की उन्होंने। और भारत लौटने पर अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंटों के आचरण से दुखी होकर उन्होंने क्या किया, भारत को स्वतंत्र कराने का निश्चय किया। और उन्होंने अपना जो कार्य क्षेत्र काम बनाया लंदन नगर को, इंग्लैंड में लंदन को बनाया। देश से बाहर रहकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने क्रांतिकारी संगठन स्थापित करने की पहल भी उन्होंने स्थापित की। और उन्होंने 1905 में भारत स्वशासन समिति, तो भारत स्वशासन समिति का गठन किया था, जिसे क्या कहा जाता था, इंडिया हाउस भी कहा जाता था। उन्होंने इंडिया सोशलिज्म नाम की मासिक पत्रिका भी आरंभ की थी। और भारतीयों को विदेश आने वाले भारतीयों को 1,000 की 6 फेलोशिप यानी छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की थी। आप देखते हैं वी.डी. सावरकर है, लाला हरदयाल है, मदनलाल धिंगरा जैसे क्रांतिकारी है, वो इंडिया हाउस स्थित भारतीय स्वशासन समिति के सदस्य बने थे। अंत में वो भारत को छोड़कर पेरिस चले गए, वहीं से क्रांतिकारी गतिविधियाँ उन्होंने जारी रखी थी। चंपारण किसान आंदोलन की बात करें तो ये महात्मा गांधी के द्वारा ये चंपारण किसान आंदोलन किया गया था। इसकी पृष्ठभूमि देखें कि उत्तर बिहार के चंपारण जिले में यूरोपीय लोग हैं वो नील के उत्पादक बिक्री के लिए किसानों पर अत्याचार करते थे, यानी किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे। उसका विरोध करने के लिए गांधी जी के पास में लोग आए थे रामचंद्र शुक्ल के नेतृत्व में। तो बाबू राजेंद्र प्रसाद की सहायता से गांधी जी ने वहाँ की वास्तविक स्थिति की जांच की और फिर किसानों को अहिंसात्मक आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। और फिर जून 1917 में एक जांच समिति बनाएगी और जिसकी रिपोर्ट पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया और इसके द्वारा नील किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराना बंद कर दिया गया था। 28वां प्रश्न देखें। प्रश्न आया था भारत के राष्ट्रपति की निम्न शक्तियों का वर्णन कीजिए, कार्यपालिक शक्तियाँ या विधायिका शक्तियाँ। इसके अथवा में था सर्वोच्च न्यायालय की, तो वो भी हम देखेंगे। तो कार्यपालिका शक्तियाँ दोनों ईजी थे। कार्यपालिक शक्तियों में है कि राष्ट्रपति को है बहुत सारे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति और उनको पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त है। तो हम बता सकते हैं किन किन की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की, राज्यों में राज्यपालों की, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की, CAG संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्य, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। शासन संचालन संबंधी शक्तियाँ, यानी जो शासन संचालन की जो सारी बातें वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। विदेशी क्षेत्र में हम देखें तो विदेशों में है वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है कि विदेशों के साथ जो भी संधि है वो होती है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। वो विदेशों में भारत के राजदूत और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और अन्य देशों के राजदूत और कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र को भी स्वीकार करता है। सैनिक क्षेत्र में शक्तियाँ देखें तो राष्ट्रपति है तीनों सेनाओं का, समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है और इस अधिकार का प्रयोग वे कानून के अनुसार ही करता है। ठीक है।
राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना न तो कोई युद्ध की घोषणा की जा सकती है, न ही सेनाओं का कोई प्रयोग किया जा सकता है। विधायी शक्तियों का देखें तो वो संसद के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति रखता है। वो राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों की मनोनीत करता है। विधेयक पर निषेधाधिकार का यानी विधेयक को वीटो करने का भी उसके पास में पावर है। कोई विधेयक तब तक है कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करते। वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, वो विधेयक पर साइन करने से भी मना कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 123 के तहत है, वो अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अध्यादेश कब जारी होता है? जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और उस समय ये ज्ञात हो जाए कि कोई कानून बनाना जरूरी है, तब राष्ट्रपति है अध्यादेश जारी करता है। वो है संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक लागू रहता है और यदि संसद ने उसका अनुमोदन कर दे तो वो है अध्यादेश से कानून बन सकता है और संसद चाहे तो उसे रद्द भी कर सकती है। इसके अर्थों में आया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ थी, एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीली क्षेत्राधिकार, उनका हमें विस्तृत वर्णन करना था। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में 2 तरह के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार थे। एक तो प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, यानी ये जो जिनका केवल भारत की जो का सर्वोच्च न्यायालय ही है उसकी सुनवाई कर सकता है। वो कौन कौन से थे? जैसे भारत सरकार वो या एक व अन्य राज्यों के बीच का विवाद हो, एक तरफ भारत सरकार हो, एक तरफ एक राज्य हो या एक से अधिक राज्य हो, भारत सरकार संघ का कोई राज्य या राज्यों या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो, यानी 3 पार्टियां हो, एक तरफ भारत सरकार हो, एक तरफ कोई राज्य हो या कोई संघ शासित प्रदेश हो और एक तरफ अन्य कोई राज्य या संघ शासित प्रदेश या बहुत सारे राज्य हो, तो 3 पार्टियों के बीच का विवाद हो। और या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई संवैधानिक विषयों के संबंध में कोई उपबंध विवाद हो, तो उस संबंध में भी है सर्वोच्च न्यायालय ही सुनवाई कर सकता है। उच्च न्यायालय है वो सुनवाई नहीं करते, हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करते हैं। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार में देखते हैं संविधान द्वारा प्रदत्त है जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में है, सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ में उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक समवर्ती अधिकार है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित इसमें सारे विवाद आते हैं और ये चाहे तो पहले किसी राज्य के उच्च न्यायालय में या फिर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में है वाद दायर किए जा सकते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो अपील का भी अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। तो कौन कौन से अधिकार है अपील के तहत? उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक और विशिष्ट। संवैधानिक में देखें अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण है प्रश्न निहित है, तो उस पर है उस सर्वोच्च न्यायालय का की टिप्पणी जरूरी है, तो वो उसकी अपील है सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। दीवानी मामलों के अंतर्गत भी ये व्यवस्था की गई है कि उस न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे दीवानी विवादों की अपील की जा सकती है जिसमें विवाद की राशि 20,000 रुपये से अधिक हो। और परंतु 1973 में 30वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 133 को संशोधित कर उक्त धनराशि को हटाते अब ये निश्चित किया है कि दीवानी विवादों की अपील है सर्वोच्च न्यायालय में बिना किसी राशि के समय सीमा के है वो सीधी की जा सकती है। फौजदारी मामलों में देखें तो फौजदारी मामलों में है कि उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालयों के किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो और जिसमें नीचे के न्यायालयों ने अभियुक्त को अपराध मुक्त किया था, यानी निचले न्यायालय ने सेशन कोर्ट ने उसको अपराध मुक्त किया हो परंतु हाई कोर्ट ने उसको है अपराध युक्त घोषित करके उसको मृत्युदंड दे दिया हो, तो उस मामले में अपील है वो कर सकता है। या उस न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी अपील को अपने यहाँ लेकर किसी व्यक्ति को है मृत्युदंड दे दिया हो, या उस न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय की अपील योग्य है, तो भी अपील की जा सकती है। कुछ विशिष्ट बातें भी थी जो वो आप नहीं लिखे तो भी चलेगा। क्वेश्चन संख्या 29 देखें, राज्य मंत्रिपरिषद की शक्तियों कार्यों की विवेचना में देखें तो मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ और कार्य क्या थे? अनुच्छेद 163 में है मंत्रिपरिषद के बारे में क्या लिखा गया, कार्य लिखा गया है कि वो राज्यपाल को सहायता और परामर्श देने के लिए ही बनाया गया है, परंतु वास्तव में स्थिति नितांत है कि वो वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग करता है, राज्यपाल की सहायता नहीं करता है। संविधान के अनुसार राज्यपाल द्वारा राज्य में शासन के संबंध में जो शक्तियां प्रदान की गई है व्यवहार में उसका प्रयोग है वो मंत्रिपरिषद ही करती है, राज्यपाल शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, वो मात्र है एक संवैधानिक प्रमुख मात्र ही रहते हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद समस्त निर्णय लेते हैं और उसका है राज्यपाल को सूचना देते हैं।
कि सबसे पहले देखो कौन सी शासन की नीति निर्धारित करना, ये मंत्रिपरिषद का कार्य है। चाहे वो नीतियाँ गृह विभाग से संबंधित हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, किसी भी विभाग से संबंधित नीतियाँ हो, वो मंत्रिपरिषद ही निर्धारित करती है। उस पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देती है कि मान लो कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति हो, राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों या अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति का वो करना हो, तो मंत्रिपरिषद राज्यपाल को वो क्या करती है, परामर्श देती है। उसी के आधार पर उनकी नियुक्ति होती है। विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व है कि मंत्रीगण विधानसभा विधानमंडल में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों और आलोचना का उत्तर देते हैं और शासन की नीति का समर्थन करते हैं। कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना, मंत्रिपरिषद ने केवल शासन वरन कानून निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विधानमंडल में कौन से विधेयक और किस क्रम में प्रस्तुत की जाएंगी, इसके निर्णय भी विधान परिषद को ही करना, मंत्रिपरिषद को ही करना होता है। बजट तैयार करना, तो बजट पेश करना राज्यपाल का कर्तव्य होता है, परंतु पेश कौन करता है, मंत्रिपरिषद ही करता है। तो राज्य का वार्षिक बजट है, वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पूर्व ही वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और ये बजट मंत्रिपरिषद द्वारा निर्धारित नीतियों के आधार पर ही तैयार किया जाता है कि मंत्रिपरिषद जो भी अपनी नीतियाँ बना रखी है उसी के आधार पर तैयार किया जाता है। बजट को पारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद को ही होता है। आगे देखें कि राज्य, इसके अथवा में आया था 29वें क्वेश्चन में कि राज्य विधान परिषद के गठन की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था 29वां, 28वां 7 नंबर का था। तो राज्य विधान परिषद है, तो उसमें हम देखें कि राज्य का जो विधान परिषद है उनके जो गठन में देखें, सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है विधान परिषद में और मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्य के मंत्रिपरिषद के राज्य की मंत्रिपरिषद के राज्यपाल का प्रथम चरण है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। सॉरी, यहाँ राज्य विधान परिषद से संबंधित थोड़ी गलत सी सूचना आ गई है। तो अनुच्छेद 169 के अनुसार विधानसभा है वो अपनी पूरी सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है। तो विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है। और राज्य विधान परिषद के गठन में हम देखें सदस्य संख्या कितनी होगी, तो सदस्य संख्या है वो राज्य का विधान परिषद द्वितीय या उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। जैसे राज्यसभा है उस सदन के नाम से या द्वितीय सदन के नाम से जाना जाते हैं केंद्रीय स्तर पर, वैसे राज्य विधान परिषद है। तो संविधान में लिखा गया है कि उस जो सदस्य संख्या होगी विधानसभा के 1/3 सदस्यों से अधिक नहीं होगी। जैसे राजस्थान में 200 है तो 66 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन, विधान परिषद के जो सदस्य है उनमें से 5/6 सदस्य यानी 6 में से 5 सदस्य है वो निर्वाचित होते हैं और लगभग 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। उनका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की एकल संक्रमण मत प्रणाली है उसके द्वारा होते हैं। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल यानी समस्त सदस्यों का है यथाशक्य निकटतम 1/3 उस राज्य की नगर पालिकाओं से, जिला परिषदों और अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुना जाता है, जैसा कि संसद के कानून द्वारा निर्धारित करता है कि स्थानीय संस्था यानी हमारी जो नगर पालिका है, जिला परिषद है, स्थानीय संस्था है, उनके द्वारा राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य है निर्वाचित होते हैं। विधानसभा का निर्वाचक मंडल भी है 1/3 सदस्य, यानी 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचक मंडल से चुना जाता है, 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं और 1/12 भाग है वो स्नातक जो लोग हैं, शिक्षित वर्ग है, उनके द्वारा चुने जाते हैं और 1/12 भाग है वो अध्यापकों का है निर्वाचक मंडल होता है और बाकी बचा 1/6 भाग है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। हम इसमें विधान परिषद में गठन में देखें सदस्यों की योग्यता जैसी राज्यसभा की जो योग्यता थी वैसी है। न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो एकल संक्रमण मतदान प्रणाली होती है, कार्यकाल देखें तो कार्यकाल है, हम देखें इनका है कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है और ये विधान परिषद कभी भंग नहीं होती। जैसे राज्यसभा भंग नहीं होती वैसे ही ये भंग नहीं होती है। पदाधिकारी भी इनके होते हैं, ये एक सभापति और एक अपना उपसभापति भी चुन सकते हैं। तो ये राज्य विधान परिषद के गठन का मुद्दा था, तो इसको आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपकी जो शंकाओं का समाधान हुआ होगा। बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।
तो 30वां क्वेश्चन हम देखें, भारत के रेखा चित्र में कुछ बिंदु दिखाने थे। सबसे पहले हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है, तो वो हम यहाँ दिखाएंगे, उड़ीसा में हीराकुंड बांध। ठीक है। दूसरा पूछा था भारत में कपास फसल क्षेत्र, तो हम इसको यहाँ दिखा सकते हैं, ये कपास फसल क्षेत्र है। ये पंजाब में भी दिखा सकते हैं, गुजरात महाराष्ट्र कपास फसल क्षेत्र है, पंजाब में भी हम दिखा सकते हैं। तीसरा पूछा था कि बोकारो कहाँ स्थित है, तो बोकारो ये जो खनिज क्षेत्र से संबंधित है, तो यह झारखंड में है। यहाँ पर बोकारो हम यहाँ लिखेंगे, बोकारो। ठीक है। और फिर पूछा था विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम है वो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर है, समुद्र किनारे पर स्थित है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ठीक है। इसके अलावा अंतिम जो पांचवा था पूछा था तूतीकोरिन, यहाँ पर ये बिल्कुल ये तीर का निशान दिख रहा है, वो ये तूतीकोरिन है। तो यहाँ पर दिखाना था आपको तूतीकोरिन। तो ये इस प्रकार ये 5 है, ये हमारे क्षेत्र हो गए मानचित्र में दिखाना। हीराकुंड बांध उड़ीसा में, कपास फसल क्षेत्र है गुजरात, ये महाराष्ट्र या पंजाब में, और बोकारो यहाँ पर झारखंड में जस्ट है, उसके हीराकुंड बांध के ऊपर। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, यहाँ लाइन पर समुद्र तट पर। ये तूतीकोरिन है तमिलनाडु में, ये भी समुद्र तट पर। तो इस प्रकार ये 5 हमारे बिंदु हो गए। धन्यवाद।